क्या मैच हुआ। और इंडिया के बाद अगर मेरी कोई फेवरेट टीम है तो वो न्यूजीलैंड है। और वो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि वो आज मैच जीत गए हैं, जिस तरह से उन्होंने वन साइडेड इंग्लैंड को धोया है, लेकिन वो जिस तरह से क्रिकेट खेलते हैं, जितना स्पोर्टिंगली वो क्रिकेट खेलते हैं, कभी भी उनके साथ गलत हो जाता है और अक्सर उनके साथ मैंने देखा है कि गलत होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमेशा बिल्कुल सिर झुका के और अपने स्पोर्टिंगली वो मैच के बाहर चले जाते हैं। कभी भी मैच हार जाए या कुछ भी हो जाए, कभी भी रिएक्ट नहीं करते। 2019 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल वो जिस तरह से हारे थे, और वो जो आईसीसी के वो जो जोकर टाइप का जो रूल था, वो बाउंड्री वाला और वो सुपर ओवर वाला, उसके बाद भी उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया। मेरी हमेशा से न्यूजीलैंड इंडिया के बाद फेवरेट टीम रहती है, क्योंकि वो लोग बहुत ही स्पोर्टिंगली खेलते हैं। आज जिस तरह से बदला लिया है उन्होंने, उसमें भी कोई उसमें चिल्ला चोट नहीं, कुछ भी नहीं, और कभी भी उन्होंने कुछ भी अपने ना तो अपने बिहेवियर से कुछ शो किया, कुछ भी नहीं। लेकिन जिस तरह से डेंट मारा है इंग्लैंड को इस वर्ल्ड कप में, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। ये जिस तरह से मैच आज हारे हैं, 14 ओवर रहते हुए, ये जो नेट रन रेट का इनका कबाड़ा हुआ है इंग्लैंड का, पहले मैच में ही जिस तरह से न्यूजीलैंड ने इनको पटक पटक के मार दिया है, ये तो बहुत ही गजब की हार हुई है इंग्लैंड की। और किसी ने भी नहीं सोचा था, जब इंग्लैंड की टीम में ये बात हो रही थी कि बेन स्टोक्स अनफिट है, तो इंग्लैंड के जो सपोर्टर्स हैं वो तो ये कह रहे थे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इंग्लैंड के पास तो 11 क्या 12-13 बैट्समैन हैं और ढेर सारे ऑलराउंडर्स से भरी हुई है टीम, और ये है और वो है। और न्यूजीलैंड को काफी डेंट भी पड़ा था, क्योंकि देखो, एक तो आप उसका टीम सऊदी नहीं था, लॉकी फर्गुसन नहीं था। हालांकि ये लोग भी ऐसे हैं कि ये लॉकी फर्गुसन तो खासतौर पे ऐसा है कि जब वो पिटने पे आता है तो वो हारिस रऊफ की तरह पिटता है। और टीम सऊदी लेकिन ये है कि वो कभी कभी मार खाता है T20 में खासतौर पे, लेकिन वो वनडे मैचेस में कुछ ना कुछ करके अपने एक्सपीरियंस का जुगाड़ निकाल लेता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इंग्लैंड की टीम की जो आज हार हुई है ना, बहुत बेसबॉल सुनते चले आ रहे हैं हम लोग, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ब्रेंडन मैकलम जो इनका कोच है ना इंग्लैंड का, इसने ही बदला लिया है। इसने ही इनको ये तरीका सिखाया है कि तुम इस तरह से खेलो, और न्यूजीलैंड से इस तरह से इसने इनकी धुलाई करवाई है आज। क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था, मुझे तो ये ताज्जुब हो गया कि ये 282 रन बना दिए। हालांकि विकेट बहुत ज्यादा अच्छा था आज बैटिंग करने के लिए। जिस तरह से मैच शुरू हुआ, टॉम लेथम ने टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड को पहले बैटिंग करने के लिए दे दिया। हालांकि कमेंटेटर्स का अब आप ये देखिए कि कमेंटेटर्स इतने बड़े बड़े, ये सारे एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं, ये लोग ये बोल रहे थे कि इट इज अ गुड टॉस टू लूज फॉर इंग्लैंड। और हुआ क्या नतीजा? 9 विकेट से मैच हारे, वो भी 36वें ओवर में मैच हार गए। मतलब ये भी कोई हम में और इनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये भी अटकलें ही लगाते हैं, हम तो फिर भी इनसे ज्यादा अच्छी एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन ये लोग तो कुछ भी पता नहीं, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात करने लगते हैं। उसने 4 साल पहले ऐसा किया था, और 3 साल पहले उसने ऐसा किया था, और उस बॉलर के अगेंस्ट उसने ऐसा किया था। विकेट के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, किसी को कुछ मालूम नहीं रहता है कि विकेट कैसा होने वाला है। वो खेलने के बाद जैसा उनको पता चलता है वैसा ही हमको भी पता चल जाता है। तो ये मैच जब दोनों टीमें खेल लेती हैं, उसके बाद ही पता चलता है कि विकेट कैसा होगा। और दोनों पारियों में बाद में इंग्लैंड का वो जॉश बटलर बोल रहा है कि विकेट थोड़ा सा आसान हो गया था। अब विकेट तो आसान क्या, जब बैट्समैन अच्छी तरह से आपकी धुलाई करने लगे तो वो तो लगता ही है कि आसान हो गया। लेकिन इंग्लैंड ने बैटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं की। टॉस जीतने के बाद देखिए, डेविड मलान को मैट हेनरी ने बहुत गजब का बॉल डाला। वो डेविड मलान अभी काफी फॉर्म में भी है। अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो इंग्लैंड में सीरीज हुई थी उसमें काफी धुलाई की थी उसने, लेकिन ये यहां पे आज आउट हो गया। और उसके बाद कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था इन लोगों को, ये कि बेसबॉल खेलें या क्या करें। वो तो भला हो जो रूट की किस्मत ने काफी उसका साथ दिया। वो जिस तरह से वो रिवर्स स्वीप मार रहा था, वो कभी भी आउट हो सकता था। उसने ट्रेंट बोल्ट के बॉल पे जो छक्का मारा है, उस बॉल पे भी वो आउट हो सकता था। ये देखिए, रिवर्स स्वीप हमेशा आदमी को प्री डिटरमिन ही करना पड़ता है।
और प्री डिटरमिन करने में कोई जरूरी नहीं है कि बॉल वही आए। बहुत बार बैट्समैन का अंदाजा सही हो जाता है, जैसा कि आज जो रूट का हुआ। हालांकि बेयरस्टो ने जो मैच की दूसरी ही बॉल पे छक्का मारा था, मेरे को तो 2-3 लोगों के फोन आए और कहने लगे कि सर आज तो इंग्लैंड 550 रन ठोक देगा। तो ये मुझे तो हंसी आने लगती है कभी कभी कि मतलब ये कोई, अगर आप बैट्समैन को 11 टीम बैट्समैन भर ले अगर अपनी टीम में, तो इसका मतलब क्या आप 500 रन मारा दोगे? बाकी लोग क्या मतलब तेल बेचने आए हैं वहां? न्यूजीलैंड की टीम क्या तेल बेचने आई है ग्राउंड के ऊपर? वो कुछ भी नहीं करेगी। आप 11 क्या 15 बैट्समैन खिला लो तो उससे क्या हो जाएगा? आप 700 रन बना दोगे क्या? ऐसा थोड़ी होता है। मिचेल सेंटनर ने और मैट हेनरी ने क्या गजब की बॉलिंग की, और इवन ट्रेंट बोल्ट ने भी अच्छी बॉलिंग की। देखिए, बैट्समैन जब इतने ज्यादा भरे हों और इंग्लैंड की जिस तरह की बैटिंग की अप्रोच है, तो बॉलर्स तो थोड़े से प्रेशर में रहते हैं। और दूसरी बात, इनके पास ट्रेंट बोल्ट, मिचेल सेंटनर और मैट हेनरी के अलावा कोई भी रेगुलर बॉलर्स नहीं थे। मतलब मैं तो दाद दूंगा आज टॉम लेथम ने जिस तरह से कप्तानी की है, बहुत ही गजब की कप्तानी की है उसने। उसके पास देखिए 3 रेगुलर बॉलर्स के अलावा उसको 20 ओवर करवाने थे अपने, किन से? जिनको कि शायद क्लब के मैच में भी बॉलिंग ना मिले। ग्लेन फिलिप्स, नीशम और तीसरा वो कौन, रचिन रविंद्रन। उसने बताइए वो बेचारे बच्चे को कितने 70, 75, 80 रन पड़ गए उसके 10 ओवर में। और उसके बाद जो उसने बैटिंग की है रविंद्रन ने, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि इतनी ज्यादा बॉलिंग में रन देने के बाद कोई बैट्समैन अगर इस तरह से बैटिंग करता है तो उसके कॉन्फिडेंस का और उसके कैलिबर को आपको तारीफ किए बिना आप रह नहीं सकते। क्योंकि उसकी जगह कोई भी दूसरा अगर 23 साल का लड़का होता, जिसको पहले बॉलिंग करते हुए अगर 10 ओवर में 80 रन पड़ गए होते, उसके बाद वो इस तरह से बैटिंग कर सकता है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे जब पाकिस्तान के अगेंस्ट इसने 97 रन बनाए थे, उस टाइम कह रहे थे कि अरे वो तो प्रैक्टिस मैच है और प्रैक्टिस मैच में क्या होता है, प्रैक्टिस मैच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरह से उसने बैटिंग की थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो धोया था उसने हारिस रऊफ को और इन सभी लोगों को, वो देखने लायक था उसमें। और आज भी आप अगर देखें तो ड्वेन कॉनवे और आपका ये रचिन रविंद्रन, इन लोगों ने कोई भी ना तो बदतमीजी का शॉट मारा है, ना रिवर्स स्वीप मारा है, ना कुछ। रिवर्स स्वीप ड्वेन कॉनवे ने बहुत बाद में मारा है, वो मारता है रिवर्स स्वीप, लेकिन उसने बहुत बाद में ट्राई किए, बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट्स। और क्या धुलाई की है इंग्लैंड की, बहुत ही मजा आया मुझे तो। क्योंकि देखिए 2019 में मुझे 2 बहुत बड़े दुख हुए थे। एक तो इंडिया बाहर हो गई थी, और उसके बाद न्यूजीलैंड फाइनल नहीं जीत पाई, और वो भी आईसीसी के उस 3rd क्लास रूल की वजह से, सुपर ओवर का जो था और उसके बाद बाउंड्री काउंट की वजह से उनको जो डिक्लेयर किया गया था। आज भी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि अगर उस लास्ट वर्ल्ड कप में भी जो बेन स्टोक्स के बैट से बॉल लग के जो बाउंड्री गई थी, अगर उसमें केन विलियमसन ने अगर रिव्यू ले लिया होता कि उसे बस ये कहना था कि मुझे लगता है कि डेलिबरेटली इसने बैट से मारा है, तो एक रूल है कि जब आप रिव्यू ले लेते हो तो वो रिव्यू लेने के बाद उस बॉल पे जो भी रन बने हुए हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से केन विलियमसन को ये रूल मालूम नहीं था, और हो सकता है उसे मालूम भी हो, तो उसने ये सोचा हो कि नहीं ये तो एक्सीडेंटली लगी है बॉल। तो मतलब ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बिल्कुल लिमिट है। और वो तो हमें मालूम ही है कि उन लोगों ने कभी कोई उसके ऊपर क्रिब नहीं किया, रोना पीटना नहीं मचाया, और इंग्लैंड को बिल्कुल कांग्रेचुलेट करके वो लोग चले गए। लेकिन बिना कुछ कहे आज जिस तरह से बदला लिया है उन्होंने, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं। बहुत ही ज्यादा मुझे खुशी हुई है कि क्या न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया है, और 3 सिर्फ बॉलर होते हुए जिस तरह से इंग्लैंड को उन्होंने 282 रन पे रोका है। एक तो ये इंग्लैंड को ना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया है, मुझे लगता है कि वो तो मतलब एक्चुअली क्या होता है जब इस तरह से कोई टीम बैटिंग करती है तो कोई भी बैट्समैन जिम्मेदारी से नहीं खेलता है। वो सब ये सोचते हैं कि हम तो बहुत सारे हैं, 10-11 हैं, और अब कोई ना कोई तो पीछे से आके बना ही लेगा, तो हम भी ऐसा करते हैं। अदरवाइज अगर ये सेंसिबल बैटिंग करें तो बेयरस्टो को आउट नहीं होना चाहिए था। बेयरस्टो जिस तरह से आउट हुआ है वो वैसा ही आउट हुआ है जैसा शादाब की बॉल पे एशिया कप में रोहित शर्मा आउट हुआ था।
वही लॉन्ग ऑफ के ऊपर कैच हाथ में थमा के चिप करके, उसको वो शॉट मारने की जरूरत नहीं थी। थोड़ा बहुत अपने आप को कुछ कुछ तो टाइम देना चाहिए। वो तो बाद में जब अचानक इन लोगों के 3 विकेट हो गए थे और जब जॉश बटलर आया, 4 विकेट होने के बाद जब जॉश बटलर आया, तब जो रूट की थोड़े से दिमाग की बत्ती जली कि नहीं, अगर इस टाइम मैंने बदतमीजी की तो हम लोग ऐसा हो सकता है कि 250 रन ही ना बना पाए। तो उसने थोड़ा सेंसिबली खेलने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद टॉम लेथन ने फिर अपना वो जबरदस्त दांव चला और मैट हेनरी को लेके आया और मैट हेनरी ने बटलर को आउट कर दिया। जहां बटलर आउट हुआ उसके बाद तो फिर इन लोगों को सर्वाइवल की प्रॉब्लम होने लगी थी और उस टाइम जो रूट काफी प्रेशर में आ गया था। तो जो रूट ने तो काफी अच्छी बैटिंग की, लेकिन अगर ये लोग सेंसिबल बैटिंग करते तो ये आराम से 325, 330, 40 भी बना सकते थे। लेकिन यही बेसबॉल की बेवकूफी के चक्कर में, अब देखिए बेसबॉल की बेवकूफी के चक्कर में क्या होता है, ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बड़ी अच्छी इनकी अप्रोच है और इसमें क्या होगा कि ये 9 मैच में से 2 मैच हार भी जाएंगे। 2 मैच नहीं हारेंगे ये। अगर ऐसा ही कुछ इनके साथ टॉस में उल्टा सीधा हो गया ना, क्योंकि देखिए इंडिया में कोई भरोसा नहीं है कि बाद में बैटिंग करने में विकेट कैसा बिहेव करेगा। कभी कभी तो अगर ड्यू नहीं गिरता है तो फिर तो बहुत जबरदस्त बैटिंग स्टेप हो जाती है, और ड्यू गिरने के बाद तो ऑब्वियसली हो ही जाती है। मतलब ये कुछ भी कहना मुश्किल है। इंडिया में ज्यादातर ये होता है कि बाद में रात में चेजिंग करना आसान होता है, और अगर इंग्लैंड ने अगर ऐसे ही इसके 2, 4, 5 टॉस अगर ये हार गए और पहले बैटिंग करनी पड़ी तो इनकी बॉलिंग में भी कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है। आज पोल खुल गई मार्क वुड की भी, पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि नहीं नहीं वो तो मार्क वुड 155 की स्पीड में बॉल फेंकी थी उसने और ऐसा किया था वैसा किया था। आज 5 ओवर में 55 रन पड़े हैं, तो वो बच्चे ने ठोक के रख दिया बिल्कुल। क्या छक्का मारा है उसने मार्क वुड की बॉल के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर से, बाप रे बाप। मैं तो एक्चुअली पूरी दुनिया को, मैं तो ये कहता हूं पूरी दुनिया को इंडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए। इंडिया ने अपनी टीम में तो क्रिकेटर्स बिल्कुल निकाले ही वर्ल्ड क्लास, उसके अलावा आप देखिए पूरी दुनिया में इंडियन क्रिकेटर्स, न्यूजीलैंड की टीम में देखिए आप, ईश सोडी और अपना ये क्या नाम है रचिन रविंद्रन बेंगलोर का लड़का है, ये क्लब क्रिकेट खेलता था वहां। न्यूजीलैंड जाके आज देखिए क्या डेब्यू में सेंचुरी मारी है उसने। उसके बाद हमारा ड्वेन कॉनवे और मिचेल सेंटनर, ये तो हमारे सीएसके के प्लेयर्स हैं। तो मैं तो इनको न्यूजीलैंडर्स नहीं इंडियन ही मानता हूं। जो भी धोनी की टीम में है वो तो हमारा ही आदमी है। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि बेन स्टोक्स, नहीं ये थोड़ा गलत हो गया, बेन स्टोक्स इंडियन नहीं है। लेकिन बाकी तो आपको पता ही है कि एक तो पूरा हमने नाजायज देश ही खड़ा कर रखा है। वो कौन है? वो भी तो पहले इंडियंस ही थे। तो वो बात अलग है कि आजकल बेकारी हो गए। ठीक है, अभी तो देखिए मजा आने वाला है। बहुत बढ़िया शुरुआत हुई है वर्ल्ड कप की। हालांकि मुझे शिकायत है बीसीसीआई से कि ये लोग कुछ भी करके ये मैच, ये स्टेडियम को भर नहीं पाए। भी इतने बड़े स्टेडियम में आपने करवाया है तो कुछ टिकट ही कम कर देते, प्राइस कम कर देते तो कोई जनता आ जाती। अब प्राइस भी आप ज्यादा रखोगे और इस तरह का इनॉग्रल वर्ल्ड कप का मैच इतने खाली स्टेडियम में देखने में मजा नहीं आया। वो तो शाम को थोड़ा बहुत भर गया क्योंकि ऑब्वियसली वर्किंग डे था। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि जिस तरह से पहले ओवर में ही, पहले या दूसरे ओवर में जब ड्वेन कॉनवे फील्डिंग के लिए जा रहा था तो वो जो आउटर साइड की आउटफील्ड थी वो थोड़ी सी डैम्प थी, जिसमें कि ड्वेन कॉनवे का पैर भी फंस गया था। मतलब वो इस तरह से पैर फंसा था उसका फील्डिंग करते टाइम, वो जो एकदम से गड्ढे में चला गया था कि उसमें बहुत बड़ी इंजरी हो सकती थी। और ऐसे में कभी कभी तो प्लेयर्स पूरी टूर्नामेंट के लिए बाहर हो जाते हैं। वो तो भगवान का भला हो कि ड्वेन कॉनवे के साथ ऐसा नहीं हुआ और इतनी बढ़िया हमको बैटिंग देखने को मिली। बहुत ही मजेदार मैच हुआ। अब लेकिन यह है कि आज के मैच के बाद एक तो न्यूजीलैंड का रिस्पेक्ट काफी बड़ा होगा। एक दूसरी प्रॉब्लम अब न्यूजीलैंड के साथ ये हो गई है कि केन विलियमसन अब जब फिट होगा तो क्या करेंगे रचिन रविंद्रन का। मुझे तो ऐसा लगता है ये विलियम को बाहर बिठा के रचिन रविंद्रन से ओपनिंग करवाओ, इसके साथ अपने ड्वेन कॉनवे के साथ, और केन विलियमसन को 1 डाउन आने दो, इसको बाहर करो और बाकी
तुम्हारा नीशम को बाहर करके लॉकी फर्गूसन को अंदर लो। जब वो लॉकी फर्गूसन फिट हो जाता है, ये नीशम भी किसी काम का नहीं है। ये मुझे समझ में नहीं आता, ये 120 की स्पीड में बॉल करते हैं और उसके बावजूद भी ये शॉर्ट पिच भी करते हैं, फुल टॉस भी करते हैं, वाइड भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अरे तुम जब 120 की स्पीड पे ही कर रहे हो तो तुम यॉर्कर डालने की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लेते हो? कुछ भी करके तुम्हारे यॉर्कर में कुछ तो बचत हो जाएगी। वो जिस तरह से पिटाई खाई है उसने भी, वो किसी काम का मुझे लगता नहीं है। यहाँ तो आज तो खैर इनकी ये लॉकी फर्गूसन और सऊदी के ना होने की वजह से इनकी बॉलिंग बहुत ही ज्यादा वीक हो गई थी। आज ये बहुत अच्छे से बच गए हैं। अब देखते हैं आगे के मैचेस में क्या होता है। कल है भिखारियों का मैच नीदरलैंड के साथ, और आज का मैच जिस तरह से न्यूजीलैंड ने धोया है इंग्लैंड को, मैं 100% आपको बता रहा हूं कि कल के मैच में पाकिस्तान की हालत पतली हो गई होगी आज का मैच देखने के बाद। क्योंकि कल अगर पाकिस्तान की बैटिंग पहले आ गई और न्यूजीलैंड ये नीदरलैंड ने बाद में बैटिंग की तो नीदरलैंड धर देगा पाकिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान की भी बॉलिंग ऐसी है, इनका कुछ ठिकाना नहीं है। इनकी इनकी बहुत हालत पतली हुई पड़ी है। और बल्ला घुमाने में क्या है, बल्ला तो कोई भी घुमा सकता है, नीदरलैंड में डाल के क्यों नहीं घुमा सकते? तो कल का मैच भी बहुत मजेदार होगा और उलटफेर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड जर्नलिस्ट। मिलते हैं कल के मैच के बाद। थैंक यू सो मच।